हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकाशदीप बंकट पायनियर नर्सिंग चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एज की पॉइंट्स लेकर आया हूं। और इस बार जो की पॉइंट्स है आपके एनक्लेक्स बेस्ड है, मतलब इम्पोर्टेंट होने के साथ में रिपीटेड सो मेनी टाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने के साथ साथ एनक्लेक्स पैटर्न के भी होने से आपके लिए और भी ज़्यादा यूजफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा एंड स्टार्ट करते हैं वीडियोस की। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दूं, आज 17 जून को आइसलैंडिक एस्टैब्लिशमेंट डे भी है। ओके, सो ये तो ही आज के डे की बात। एंड फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के की पॉइंट्स की वीडियो की। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहला क्वेश्चन एज अ की पॉइंट है, इफ एन इमरजेंसी, यदि इमरजेंसी के अंदर आपके सामने एक पेशेंट आता है राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन की कंप्लेंट लेकर, ओके, आफ्टर मील्स, सो व्हाट विल वी डू फर्स्टली। ओके, अब आपके सामने पेशेंट है और आपको पेशेंट का मतलब क्या नेक्स्ट फर्स्ट एक्शन लेना है उस कंडीशन में राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। अब वो हो सकता है गाल ब्लैडर का पेन हो, ओके, एंड ड्यू टू एनी गैस्ट्रिक एपीगैस्ट्रिक रीजन पेन, ओके, ड्यू टू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। आप उस टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। आप क्या करोगे? ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, सोनोग्राफी, सीबीसी क्या करोगे? आप सबसे पहले देखिए, किसी भी चेस्ट पेन को अपन इस तरीके से नहीं कर सकते कि भी वो मतलब चेस्ट पेन नहीं होकर कोई गैस्ट्रिक पेन ही होगा। हर पेन को देखिए, प्रैक्टिकल सिनेरियो ये कहता है कि आप हर पेन को एज अ कार्डियक पेन लेकर चले। अगर फाइंड आउट हुआ तो कार्डियक एस्टेब्लिशमेंट, कार्डियक अपन प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, वो फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर कार्डियक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता है, मतलब नहीं प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है, तो हम उस कंडीशन में नॉर्मल जो गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे। रैशनल कुछ इस तरीके से है, इफ द क्लाइंट इज रिसीव्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन विद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन आफ्टर ईटिंग फूड्स, सो you have to do ECG. Why? कार्डियक पेन में मिमिक गॉल ब्लैडर पेन, यानी गॉल ब्लैडर का पेन की तरह भी वो मतलब हो सकता है कि वो मिमिक करे, यानी उसके जैसा ही दिखे। द नर्स शुड मेक श्योर दैट फर्स्टली यू शुड डू ECG, ओके, एंड एंश्योर दैट दैट पेशेंट इज नॉट विद कार्डियक प्रॉब्लम्स। ओके, आपको एंश्योर करना है कि वो कार्डियक प्रॉब्लम के साथ में नहीं है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ न्यूनेट, ओके, आप क्विक असेसमेंट करते हो बेबी का, एंड क्विक असेसमेंट करने के बाद में आपने बेबी ड्राई आई सब कुछ कर दिया, एंड आपको पता चलता है कि बेबी एपनिक है, यानी रेस्पिरेशन सीज्ड, स्टॉप है। आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? व्हाट विल यू डू फर्स्टली? क्या आप सक्शन करोगे? क्या आप पोजीशन दोगे? क्या आप अबगार स्कोर करोगे या और कुछ? हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कोई भी मतलब कंडीशन हो, सबसे पहले हमेशा हमारा प्रोटोकॉल होता है ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, वो मेंटेन करना। उसके लिए ज़रूरी है पोजीशन मेंटेन करना, प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट, ताकि उस पोजीशनिंग के थ्रू हम लेटर ऑन जितने भी इंटरवेंशंस, जितने भी प्रोसीजर्स किए जाने हैं उनको प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर सरफेस फर्म हो एंड उस फर्म सरफेस के साथ में आपने प्रॉपरली पोजीशनिंग दी नहीं है, तो आपके जितने भी किए जाने वाले प्रोसीजर्स है, जितने भी आपके टास्क्स है रिलेटेड टू दैट पेशेंट, वो इफेक्टिव नहीं होंगे। सो फर्स्टली सबसे पहले आप पेशेंट की पोजीशन मेंटेन करेंगे, यानी लेटर ऑन आपको ABC मेंटेन करना, फिर ऑक्सीजनेशन, लेटर ऑन इंजेक्शंस एंड रिससिटेशन, इंटरवेंशंस, प्रोसीजर्स, वो आप करोगे। ओके, तो रेशनल कुछ इस तरीके से है, द नर्स इज फाउंड बेबी टू बी एपनिक, आफ्टर क्विकली ड्राइंग द न्यूनेट, प्लेस द हेड इन अ स्निफ पोजिशन, यानी हेड के नीचे आप पिलो और शोल्डर्स थोड़े से अपलिफ्टेड उस पोजिशन में रखिए, ताकि ABC से, ठीक है, यानी हेड एक्सटेंड, हेड फ्लेक्स्ड, ओके, एलिवेटेड, ओके, एंड सर्वाइकल है वो एक्सटेंड, सर्वाइकल जो रीजन है, हेड तो क्या होगा फ्लेक्स, नेक जो है फ्लेक्शन पोजीशन के अंदर इस तरीके से, और जो सर्वाइकल रीजन है वो एक्सटेंशन पोजीशन के अंदर होगा, जिससे आपकी टंग वो ब्लॉक नहीं करिएगा एयरवे को। याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आया था एक बार कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एयरवे ब्लॉक,
या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन? तो इसका आंसर था टंग। नेचुरल सी बात है, आपकी टंग आपकी एयरवे को अगर ब्लॉक कर देगी तो आप अगर ABC मेंटेन नहीं करोगे, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन थ्रू प्रॉपर पोजिशनिंग, ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचेगी, ऑब्स्ट्रक्टेड, उस कंडीशन में ऑक्सीजनेशन का भी कोई बेनिफिट नहीं है। सो फर्स्टली यू हैव टू मेंटेन पोजिशन ऑफ द पेशेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर सर्कमसीजन विद अ प्लास्टिबेल, एक इक्विपमेंट है जिससे हम सर्कमसीजन करते हैं। ओके, इन कंडीशन ऑफ फाइमोसिस, फाइमोसिस के डायग्नोसिस के अंदर हम सर्कमसीजन प्रोसीजर करते हैं। सो मोस्ट कॉमनली जो यूज में लिया जाने वाला आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिवली क्लीनिंग के लिए जो मतलब सॉल्यूशन हो, या किसके साथ में सॉल्यूशन, किसके साथ में हमें क्लीनिंग करनी चाहिए पोस्ट ऑपरेटिवली, सर्कमसीजन वाली जो साइट है, यानी पोस्ट ऑपरेटिव साइट को सर्कमसीजन के बाद में किस सॉल्यूशन से या किस मटेरियल से, या आप यूँ ले लीजिए किस पदार्थ से क्लीन करना चाहिए। कोई मतलब अगर आप कहे कि बीटाडिन, कोई कहे डाइल्यूटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कोई कहे एंटीबैक्टीरियल सोप या ऑइंटमेंट या लिक्विड सॉल्यूशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और वार्म वाटर। सो ध्यान रखिए, आपने सर्कमसीजन किया है, सर्कमसीजन करने के बाद में देयर इज़ नो चांस ऑफ इन्फेक्शन फर्स्टली। ओके, ऐसा मान कर चलिए, क्योंकि ऑपरेट किया है तो आपने तो प्रॉब्लम को ऑलरेडी रिमूव किया है। ओके, आपने इरेडिकेट किया, तो आपको सबसे पहले देयर इज नो इरप्शन ऑफ, यानी पैदा होने के इन्फेक्शन के चांस तो है नहीं। सबसे पहले विदाउट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसीजर, वो तो साइट एकदम मतलब अब आपको क्लीन ही करना है, ठीक है, उसकी केयर करनी है। सो सबसे पहले आप वार्म वाटर यूज में लेंगे, बिकॉज अदर जो ऑप्शंस आप सोचते हैं दिमाग के अंदर कि एंटीबैक्टीरियल सोप या ऑइंटमेंट या सॉल्यूशन लिक्विड वाला, डाइल्यूटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, एंड पोविडोन आयोडीन, जो बीटाडिन नाम से हम यूज़ में लेते हैं, वो ब्रांड नेम है पोविडोन आयोडीन। ओके, सो ये सब चीज़ें तब यूज़ में ली जाती है जब वहाँ पर बैक्टीरियल या अदर किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, उस साइट को, उस सर्जिकल साइट को आपको क्लीन करना है। सो यू विल यूज़, फर्स्टली यू विल यूज़ ल्यूक वार्म वाटर या वार्म वाटर इफ़ यू वांट टू क्लीन दैट साइट, इफ़ यू गो to clean that circumcisioned site. Okay friends, warm water is the right and best option. Okay, और नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पोटेशियम या जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है मोस्टली नेफ्रॉन के कौन से पार्ट के अंदर एब्सॉर्ब किए जाते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, लूप ऑफ हेनले है, एंड कलेक्टिंग डक्ट है। यस सर, ऑब्वियसली जितना भी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ फ्लूइड होता है या न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इन द लास्ट अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स बचते हैं तो वो लास्ट में बचते बचते 10 to 15% जो पार्ट होता है फ्लूइड का वो वहाँ DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो मोस्टली और मतलब बेटर, सबसे बेटर है ना अपना एब्सॉर्प्शन की बात के, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, ओके, तो वो जो उसका एब्सॉर्प्शन है वो कहाँ पे होगा? प्रोटीन्स वगैरह जो है वो होगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक पेशेंट है एक्यूट डायरिया की प्रॉब्लम के साथ में आपके पास में, तो सबसे पहले आपका क्या नर्सिंग असेसमेंट या नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन होगा? आप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एम्बुलेंस की तरफ देखेंगे, स्किन इंटेग्रिटी मेंटेन करने की तरफ देखेंगे, या फिर मतलब कॉल द डॉक्टर, इनटेक आउटपुट मेंटेन करना, क्या करेंगे आप जैसे पेशेंट है आपके सामने? सो फर्स्टली यू हैव टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ दैट पेशेंट अकॉर्डिंग टू नीड, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है किसी भी कंडीशन में, और यहाँ पे तो कंडीशन दी हुई आपके सामने अक्यूट डायरिया की, तो डायरिया की कंडीशन में अगर हाइपोकैलेमिया होगा तो हाइपोकैलेमिया कैन लीड टू कार्डियक डिसरिथमियास विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट। सो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अक्यूट डायरिया की कंडीशन में आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। रैशनल में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। द नर्स इज प्लानिंग द केयर ऑफ अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शियस डायरिया के साथ है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट imbalance is the client's priority problem according to Maslow's hierarchy, in which physiological problems
टेक्स प्रायोरिटी ओवर दैट प्रॉब्लम्स, यानी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड वही है, फ्लूइड की नीड है, उसे पूरी करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यही टू चेक द कॉन्फिडेंस, या कभी कभी ऐसे मतलब पूछ लिया जाए कि भाई न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न इन्फेंट, नियोनेट इन्फेंट, ओके, नियोनेट इन्फेंट यानी इन्फेंट तो टिल 1 ईयर, न्यूबॉर्न टिल 28 डेज, उसमें भी बर्थ के शुरुआती 7 डेज अर्ली नियोनेट, एंड आफ्टर 7 डेज टू 28 डेज ऑफ लाइफ लेट न्यूबॉर्न, ओके, एंड 28 डेज से लेकर 1 ईयर तक इन्फेंट। ओके, सो न्यूबॉर्न और इन्फेंट की डेफिनेशन भी फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर ऑफ एज। सो इन्फेंट की डेफिनेशन में हम न्यूबॉर्न इन्फेंट भी बोलते हैं, नियोनेट इन्फेंट भी बोलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि अगर एक नियोनेट इन्फेंट, एक इन्फेंट आपके सामने आया है एडमिशन के लिए, पेशेंट मतलब बेबी, और नर्स या डॉक्टर चेक करते हैं और मोरो रिफ्लेक्स उसमें पाए जाते हैं, तो क्या वो एक नॉर्मल, आपको नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? डेफिनेटली मोरो रिफ्लेक्स बॉडी के अंदर एक नॉर्मल फिनोमिना है। आप पेशेंट को चेक करके, यानी डॉक्टर पेशेंट बेबी को चेक करके उनको अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल प्रॉपर एडवाइस या प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलोअप करेंगे, अगर लेटर ऑन नीड हुई तो, ठीक है, अगर डिसअपियरेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो। अदरवाइज मोरो रिफ्लेक्स इफ फाउंड ऑन दैट एज, 1 मंथ की एज पे नॉर्मल फिनोमिना, उसमें कोई इंटरवेंशन करने की नीड नहीं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते, जो लास्ट है, अगर किसी पेशेंट के, ठीक है, जैसे बेबी है और बेबी होने के बाद में कुछ फेजेस होती है जिसके अंदर हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि बेबी को कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बेबी की केयर करनी है, तो उसके लिए कुछ फेजेस होती है, वो हमें समझनी होगी। ठीक है, मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। टेकिंग होल्ड फेज तो वो होती है जिसके अंदर हम पेशेंट की केयर करना, ठीक है, अबाउट लर्निंग एंड फुलफिलिंग नीड्स एंड केयर ऑफ द बेबी, वो समझाते हैं टेकिंग होल्ड फेज के अंदर। रीड करके बता देता हूँ आपको। द क्लाइंट इज इन द टेकिंग होल्ड फेज, ओके, विद द डेमोन्स्ट्रेटेड फोकस ऑन द नियोनेट एंड लर्निंग अबाउट फुलफिलिंग इन्फेंट केयर एंड नीड्स, ओके, टेकिंग होल्ड फेज। नेक्स्ट है द टेकिंग इन फेज, द फर्स्ट पीरियड आफ्टर डिलीवरी व्हेन द एम्फेसिस ऑन सेल्फ एंड नीडिंग टू बी मदर्ड, यानी जिसके अंदर हमें बताया होता है कि भाई बेबी है, उसकी ना मदर के टुवर्ड्स क्या केयरिंग करनी है, कैसे करनी है, वो कुछ इसके अंदर प्रोसीजर्स हमें इंटरवेंशन फॉलो करना होता है। पढ़ के बता देता हूँ। द टेकिंग इन फेज इज द फर्स्ट पीरियड आफ्टर डिलीवरी वेयर देयर इज एम्फेसिस ऑन रिव्यूइंग एंड रिलीविंग द लेबर एंड डिलीवरी प्रोसेस, उसके रिगार्डिंग हमें समझाना होता है। ओके, नेक्स्ट है टेकिंग ऑन फेज। टेकिंग ऑन फेज वैसे तो मतलब प्रोसेस अबाउट 6 वीक्स, ठीक है, मतलब पोस्टमार्टम के मतलब उसके अंदर शामिल होती है आफ्टर बर्थ, ठीक है, व्हेन द मदर इज प्रिपेयरिंग टू गो बैक टू वर्क, जब मदर घर की तरफ या वापस अपने जितना भी डेली रूटीन्स के अंदर शामिल होती है, वो उसके अंदर टेकिंग ऑन फेज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। आपको वीडियो कैसे लगा? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इंपॉर्टेंट थिंग कमेंट्स करके बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स का वीडियो में लेकर आ सके। बाय बाय फ्रेंड्स।